Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan। तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान में। गाइज ऐसा है कि मोशन जो हमने चैप्टर शुरू किया है फिजिक्स का, उसकी हम ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट सेशन होगा मोशन के ऊपर, सो दैट कमिंग वीडियोस में हम नया चैप्टर जो है वो उसे शुरू कर सके। तो गाइज आज हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो कौन कौन सी है, क्या टॉपिक्स है, एक बारी देखिएगा। देखो सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, देन उसके बाद आ जाता है इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो बचपन से ही हम पढ़ते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as, ऐसी एक और s वाली भी है। देन हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा सिर्फ एक फ्रिक्शन रह जाएगा और उसके अलावा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे। ये 2 टॉपिक्स रह जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो अगर हमारी बनती भी है बहुत छोटी सी होगी, मोशन ये कंप्लीट हो जाएगा। मोशन क्लास 11th में 3 चैप्टर्स है मोशन के भाई, तो यहाँ सिर्फ उन्होंने मोशन लिखा है, तो उन सब चीज़ों के, उन सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो हमें समझने ही है। अब ये वीडियो जो है सिर्फ जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आरआरबी एनटीपीसी आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने भरा हुआ है, और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जामिनेशंस जो आने वाले समय पे हमारे सामने आएंगे, ये उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज खुशी की बात है, हमारी ऑफिशियल टी शर्ट जो है विंग्स एक उड़ान की वो भी आ चुकी है, जो भी अभी मैंने पहनी भी हुई है। अब मेरी कोशिश रहेगी, हम सबकी कोशिश रहेगी आने वाली वीडियोज़ में हम इसे यूज़ करें। थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है। तो गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगती है आपको टी शर्ट। ये टी शर्ट का फ्रंट प्रोफाइल है एंड दिस इज द बैक प्रोफाइल ऑफ द टी शर्ट। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगती है। तो गाइज हम पहले टॉपिक पे आते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो क्या बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिंपल है, ये ऑलरेडी आप इनर्शिया में पढ़ ही चुके हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी बॉडी, कोई भी जो बॉडी है या हर एक जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, अगर वो रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन को अगर वो मोशन पे है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस स्टेट को बनाए रखेगा जब तक बाहर से कोई उसे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए ताकि वो अपनी स्टेट को बदले। तो ये तो इनर्शिया ही होता है, और यही न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी बोला। दिस इज द रीजन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो ऑब्वियस ही बात है, आपने अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं। मेरे हाथ में ये पेन पड़ा हुआ है रेस्ट पे, अगर मैं इसे बाहर से फोर्स लगाऊं ही ना तो ये तो रेस्ट पे बने ही रहेगा ना, बने रहेगा ही नहीं। अगर ये मोशन में है तो अगर मोशन में है मैं बाहर से फोर्स ना लगाऊं, ये लॉ बोलता है ये बॉडी चलती रहेगी हमेशा, और ये सही भी है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि सर अगर मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो क्या वो हमेशा चलता रहता है? ऐसा तो नहीं, एक टाइम पे आके वो रुक जाता है। रुकता है बिकॉज देयर आर इनविजिबल फोर्सेस, वहां भी फोर्सेस हैं जो उस पर अप्लाई हो रही है ताकि वो फुटबॉल हमारा रुक सके। कौन सी फोर्सेस? देखो फुटबॉल को किक किया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है। देन दूसरा रेजिस्टिव फोर्स कौन सी? एयर की रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो भी तो उसे रोक रही है। तो भाई ये जो, देन थर्ड फ्रिक्शन, अगर वो जमीन के साथ अटैच होके जा रहा है, तो ये तीनों फोर्सेस जो है, ये तीनों फोर्सेस क्या उसे रोक नहीं रही? एक्सटर्नल फोर्सेस है, बिल्कुल रोक रही है। हाँ गाइस, मगर अगर ऐसा होता इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ना होती, दूसरा फ्रिक्शन ना होती, तीसरा एयर रेजिस्टेंस ना होती, तो आप अगर एक फुटबॉल को किक करते वो पूरी जिंदगी चलता ही रहता, वो कभी रुकता नहीं। समझ रहे हो? तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को बनाए रखेगी, अगर मोशन में, वो मोशन में रहेगी जब तक उसे कोई रोके ना। फुटबॉल क्यों रोकता है या क्यों रुकता है? क्योंकि उस पर भी फोर्सेस लग रही है, बट वो इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रही है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो आइए रीड करते हैं।
एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, हर एक बॉडी जो है वो कंटिन्यू रहेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, जब तक वो कंपेल नहीं की जाती किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट है, खाली कॉन्सेप्ट सीखा वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बट सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों जाना जाता है, क्या रीजन है? क्योंकि यहां पे हम इनर्शिया की ही तो बात कर रहे हैं, इनर्शिया में भी तो यही होता था। क्लियर है ये पॉइंट? तो गाइज ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मूविंग ऑन टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बोलता है? देखो, सबसे पहली बात, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब क्या रीजन है इसे रियल लॉ ऑफ मोशन बोलने का? बिकॉज न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, ये दोनों लॉज जो हैं ये सेकेंड लॉ से डिराइव किए जा सकते हैं, तो इसलिए ये बोला जाता है सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है मोशन का। बाकी दोनों लॉज इससे निकाले जा सकते हैं, तो क्यों ना हम ये बोल दें इन तीनों के बजाय एक यही मेन लॉ है, बिकॉज बाकी दो लॉज इनके अंदर कंबाइंड फॉर्म में है। और ये कैसे किए जाते हैं? अगर आप क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट होते, वहां ये ड्राइव करके बताया जाता है कि किस वे से सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को निकाल सकते हैं, सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ को निकाल सकते हैं। वहां डेरिवेशन है, यहां तो हमारे कॉन्सेप्ट से ही है। बोलता क्या है सेकेंड लॉ? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी रेट आपको कहीं दिखता है, इसका मीनिंग टाइम के साथ एसोसिएशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, बॉडी के लीनियर मोमेंटम में अगर कोई चेंज आ रहा है, क्या मीनिंग है अभी मैं बता रहा हूं। वो उसका रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। मीनिंग क्या है आप समझो, ये बॉडी चल रही थी, ये पहले से ही मोमेंटम में थी, ठीक, मैंने पीछे से एक फोर्स लगाई इसे, क्या बॉडी तेजी से नहीं भागेगी? अब बॉडी पहले ही मोमेंटम इसने गेन किया था, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हुआ। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितनी तेजी से बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैंने बताया था, अगर एक चीज को बढ़ा रहे हो दूसरी चीज बढ़ेगी, ये फोर्स ज्यादा लगाओगे ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, मोमेंटम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। समझ रहे हो ये बात? एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, बॉडी ऐसे जा रही है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में चेंज हुआ। इसका उल्टा, बॉडी ऐसे आ रही थी, आपने फोर्स ऐसे लगाई, अब बॉडी की स्पीड घट जाएगी ना, तेजी से आ रही थी, फोर्स लगाई उल्टी डायरेक्शन में, स्पीड घट जाएगी, मोमेंटम घट जाएगा। तो किस डायरेक्शन में मोमेंटम घट रहा है? या यहां पे बोल भी रहा है चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। चेंज किस डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की है। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, F इक्वल्स टू ma। पढ़ा भी है आपने, कैसे आया देखो, ये डेल्टा अपॉन डेल्टा जो है ना, ये स्मॉल होता है, चेंज बोलते हैं इसको। P मींस मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल P अपॉन डेल T, क्योंकि जब भी रेट आता है मैंने बोला नीचे डेल T आएगा। क्या मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है? P इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी। डेल V क्यों आया? बिकॉज यहां पर डेल P था, स्मॉल मोमेंटम बिकॉज स्मॉल वेलोसिटी। और डेल V अपॉन डेल T जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो क्या बन गया? F इक्वल्स टू ma। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताओ F इक्वल्स टू ma न्यूटन के किस लॉ ने दिया था। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, मूविंग ऑन टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ भाई, ये वही लॉ है आज जो हर एक बच्चा क्लास 8, 9, 10 से ही इसको अपने माइंड में रखता है, बिकॉज बहुत इजी है, सिंगल डेफिनेशन लॉ है
और ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही है। मेरे पास एक बॉल है, मैं बॉल को हिट करता हूं जमीन पे, क्या बॉल वहीं पे रुकेगी? जितनी फोर्स से मैं हिट करूंगा उतनी फोर्स से बॉल ऊपर आएगी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये वैसा ही हो गया, आज के टाइम पे किसी को बिन मतलब थप्पड़ मारो आगे से, वो भी मार देता है, बट ये हम इसके अंदर नहीं दे सकते। हम ये जरूर बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे स्विमिंग के ऊपर बात करते हैं। देखो जो स्विमर्स होते हैं वो वाटर को पीछे की ओर हिट करते हैं, पीछे की ओर थ्रो करते हैं, और वाटर उनको पुश करता है आगे की ओर। यही स्विमिंग का रूल है। अगर आप स्विमर, एक प्रोफेशनल स्विमर से सीख रहे हो ना स्विमिंग, तो आपको बताएगा कि आपको आगे जाने के लिए आपको क्या करना है, पानी को धकेलना है। जितना तेजी से पीछे धकेलोगे उतनी तेजी से पानी आपको आगे की ओर पुश करेगा। दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्विमिंग। हो गया ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब हम चलते हैं तब भी तो ऐसा ही करते हैं। मैं जमीन को पुश कर रहा हूं पीछे और जमीन मुझे आगे कर रही है, आगे धकेल रही है। चलने का रीजन यही तो होता है, मगर बिकॉज हम ये कर बचपन से ही चल रहे हैं तो हमने कभी सोचा नहीं यार कैसे चला जाता है। रीजन क्या है इसका? रीजन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन के 3 लॉज थे मोशन के, जो आपको पता होने बहुत जरूरी है, और ऐसे भी यार डेली लाइफ में भी तो इंसान को पता होने ही चाहिए। गाइस अब आ जाते हैं हम इंपल्स के ऊपर कि इंपल्स क्या होता है। देखो मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, मेरे हाथ से वो छूट गया, जैसे ही वो जमीन पे टकराता है तो उसकी स्क्रीन टूट सकती है, टूट सकती है। हुआ क्या, मेरे हाथ से मोबाइल गिरा, वो मोमेंटम में था, जमीन को टकराने के बाद मोमेंटम उसका जीरो हो गया, मोशन जीरो हो गया तो मोमेंटम जीरो हो गया। मतलब फाइनाइट चेंज आया मोमेंटम में, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो टूट गया, टूटा। तो इंपल्सिव फोर्स क्या होती है? वो वाली फोर्सेस जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है, मगर वो फाइनाइट चेंज प्रोड्यूस करती है मोमेंटम में। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक बॉलर ने बॉल थ्रो की, बैट्समैन ने उससे बॉल को हिट किया। देखो 1 सेकंड के लिए ही बैट और बॉल का आपस में कनेक्शन हुआ होगा, बट बॉल इतनी तेजी से गई आगे कि 6 हो गया। फाइनाइट चेंज आया मोमेंटम में। पहले तो बड़े आराम से बॉल आई, बट बैट्समैन ने जब हिट की कितनी दूर चली गई, तो फाइनाइट चेंज आया मोमेंटम में। तो ये चीज, ये जो फोर्स बैट्समैन ने अप्लाई की या बैट के जरिए अप्लाई हुई, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। तो फिर इंपल्सिव फोर्स समझ आया, ये जो वो फोर्सेस है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होती है बट फाइनाइट चेंज लाती है मोमेंटम में, दिस इज इंपल्सिव फोर्स। मगर इंपल्स क्या हो गया फिर? तो पहले इंपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन देखो, फिर इंपल्स पे आते हैं। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एन इंपल्सिव फोर्स। मैंने एक्सप्लेन किया पूरा। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल। एक बॉल को हिट करते समय बैट्समैन ने जो फोर्स लगाई, वो ब्लो ऑफ हैमर ऑन ए नेल। नेल का मीनिंग नाखून नहीं, नेल का मीनिंग हो गया कील। एक कील के ऊपर मैं हैमर को हिट करता हूं, 2-3 सेकंड का ही हिटिंग होता है, तो देखो कितनी जल्दी वो अंदर चले जाता है कील, जिस बॉडी में वो डालना चाहते हो। दिस इज इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इंपल्स क्या हो गया? इंपल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब वही लार्ज फोर्स, वही इंपल्सिव फोर्स जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगती है, उसकी वजह से जो टोटल इफेक्ट आता है मोमेंटम को चेंज करने वाला, उस इफेक्ट को बोला जाता है इंपल्स। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना वेव्स, मैं बाजार से गिलास ला रहा हूं कांच के, आपने देखा है हमेशा उन्हें थर्मोकोल में रैप किया होता है या किसी एक प्रोटेक्टिव पोर्शन के अंदर डाला जाता है, बिकॉज अगर मैं लाऊं बाजार से सिंपल बॉक्स में, मेरे हाथ से गिरे वो टूट भी सकते हैं। मान लो मेरे हाथ से गिरे वो टूट गए, ये जब टूट गए, दिस इज इंपल्स, दिस इज द रिजल्ट।
मेरा मोबाइल हाथ से गिरा और टूट गया, दिस इज द रिजल्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो इंपल्स से बचना बहुत जरूरी है। वो कैसे बचा जाएगा वो मैंने केसेस ऑफ इंपल्स में कुछ बताया है। पहले हम देखते हैं इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इंपल्स, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इंपल्स। इंपल्स इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। जितना चेंज होगा मोमेंटम में उतना इंपल्स। इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स आ रहा है इसके फॉर्मूले में, दैट इज वेक्टर एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे इंपल्स की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो एसआई यूनिट देखो इंपल्स का। देखो अगर हमें एसआई यूनिट निकालना है इंपल्स का, तो ऐसे तो हम एसआई यूनिट जब निकालेंगे न्यूटन सेकंड भी आ सकता है। कैसे? आइए वो चेक करते हैं। फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड भी बन सकता है एसआई यूनिट इसका। बट दूसरा भी बनाना चाहे वो भी बन सकता है। इंपल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम भी तो है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ये भी बन गया। और सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये था इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स, इंपॉर्टेंट वन। ये बोलो इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए अब ये देखते हैं हम गाइस कि इंपल्स से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या इंपल्स हमें कहां कहां देखने को मिलता है। देखो पहला केस क्या है, केसेस ऑफ इंपल्स। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। एक बॉल को कैच करते समय क्रिकेट प्लेयर जो है वो अपने हाथ को पीछे करता है। मतलब बहुत बार देखा होगा, सर्दियों का समय होता है, हम क्रिकेट खेलने जा रहे होते हैं, बॉल आई, हमने कैच करना, डायरेक्टली ऐसे कैच करेंगे, हाथ को बड़ी लगती है। हम क्या करते हैं, और कोच, क्रिकेट कोच हमेशा ये सिखाता है, बॉल जैसे ही आएगी आपको पकड़ के हाथ पीछे की ओर धकेलने हैं। इससे हुआ क्या, टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया, टाइम ड्यूरेशन आपने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब आपको उतनी नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। ऐसा क्यों, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। मैं यहां लिख रहा हूं इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं फोर्स है 6 और टाइम है 3, तो इंपल्स मुझे कितना मिला, 18। इंपल्स क्या होता है, रिजल्ट या इंपैक्ट। तो जब क्रिकेटर ने बॉल को पकड़ ही लिया, रिजल्ट क्या आया, बॉल का मोमेंटम 0। चाहे वो ऐसे पकड़े चाहे वो टाइम को बढ़ा के पकड़े, मोमेंटम 0, यही रिजल्ट आया। अब मैं क्या करता हूं, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता हूं, 3 सेकंड से कर लेता हूं कितना, 9 सेकंड। और ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं कि अभी भी 18 ही मिले, तो वो 2 से ही होगा। क्यों 18 मिले, बिकॉज इंपल्स तो सेम ही है, रिजल्ट तो सेम ही है। तो क्या मेरी फोर्स पहले 6 थी अब 2 नहीं होगी, फोर्स घट गई मेरी। तो ये वही चीज हो गया, आपने वक्त को बढ़ाया कैच करने में और जो लग रही थी फोर्स आपको वो घट गई। इंपल्स तो सेम ही आया, रिजल्ट तो सेम ही आया, बॉल तो रुक गई। दिस इज इंपल्स। इट मींस आपको इंपल्स से कभी भी बचना है तो आपको वो बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। हमारी बाइक, हमारी गाड़ियों में शॉकर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, बिकॉज जो बड़े बड़े डंडे नहीं होते बाइक और स्कूटी में लगे होते हैं, क्योंकि अगर कोई जंप आए आप उसे ब्रेक मारते हो तो आपकी जो बाइक का हैंडल है वो थोड़ा अंदर प्रेस हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, आप ब्रेक मारोगे, कोई जंप आता है, बम्प आता है, तो वो हैंडल टूटने के चांसेस हो सकते हैं, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। चाइना वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर। चाइना वेयर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉ पेपर में पैक किए जाते हैं। आप बाजार से एलईडी मंगवाते हो, कोई भी चीज़ मंगवाते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने देखा होगा, एक जिसमें हम पटाखे फाड़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है फाड़ने में, हमें बबली सा कुछ होता है, एक रैपर टाइप, वो क्यों होता है, शॉक एब्जॉर्बर्स है वो।
इम्पल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो। तो ये सब केसेस थे इम्पल्स के। गाइज आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ गाइज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तो इंपॉर्टेंट है ही ना अपने आप में। ऐसा वो कर सकता है, एक सवाल दे देगा, बताएगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन मोशन की नहीं है। तो 3 इक्वेशंस हमने 9th में पढ़ा है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया जाता है। हालांकि वो तो नहीं है, आप में क्लास 11th में था। यहां पे u क्या बोलता है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज v, v इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज a, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इन सब चीजों के बारे में हम इंडिविजुअली ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो ये था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें कुछ और नहीं पूछ सकता, आपसे यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो मोशन की है, कौन सी इक्वेशन मोशन की नहीं है। अब 2 टॉपिक्स हमारे लास्ट के रह गए। द फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइए सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं। देखो, अगर एक बॉडी को मैंने सर्कुलर मोशन में घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, तो होगा क्या। जब भी किसी बॉडी को मैंने गोल गोल घुमाना है, मुझे हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अंदर की ओर फोर्स लगानी पड़ेगी। कैसे, ये एक चौक है, मैं स्कूटी लेके जा रहा हूं और मैंने स्कूटी जो है पूरे चौक के इर्द गिर्द घुमानी है। देखो, जब मैं इस पोजीशन पे आया, मैंने अंदर की ओर धकेला स्कूटी को, हैंडल ऐसे करूंगा ना, और अगर मैंने अब हैंडल छोड़ दिया तो मैं सीधे निकल जाऊंगा आगे। मुझे सीधे नहीं जाना, गोल गोल घुमाना है। तो हर समय पे मुझे हैंडल को टेढ़ा रखना पड़ेगा सो दैट मेरा स्कूटी का पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो सके। हर समय पे मुझे अंदर की ओर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। A force required to make a body move along a circular path with uniform speed, that is known as, क्या बोला जाएगा उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। देखो, अब ये जो फोर्स है ना, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस। ये जो फोर्स है, मान लो आप यहां पहुंचे थे, अंदर की ओर लगानी है ना, हमेशा रेडियस के अलोंग ये एक्ट करेगा। ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है। और इस पोजीशन पे अगर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। जिस सर्कुलर मोशन में आपने इस पॉइंट पे निकालनी है तो टेंजेंट टू द सर्कल। व्हाई? बिकॉज आपने तो ऐसे करने की कोशिश की, बट अगर ऐसे नहीं करते तो आप सीधे की ओर मूव कर जाते। ये वैसा ही केस हो गया जैसा आप वो आते हैं ना नाइफ को शार्प करने वाले, वो क्या करते हैं, वो जैसे हमारा मान लो एक उनके पास एक ना सर्कल सा मेटल होता है, उसको घुमाते हैं, नाइफ ऐसे रखते हैं और स्पार्क्स इस वे में निकलते हैं। स्पार्क्स इस वे में क्यों निकलते हैं? बिकॉज टेंजेंशियल, जब भी कोई चीज गोल गोल घूमेगी तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की और वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक, काफी बेसिक्स से मेरी कोशिश है मैं आपको समझाऊं ये चीजें। आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। तो भाई गाइस, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गई। इन सर्कुलर मोशन वी एक्सपीरियंस ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन अस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन में हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि एक फोर्स हम अंदर की ओर लगा रहे हैं, वो तो हो गई सेंट्रीपिटल। एक अंदर से बाहर की ओर लग रही है जो हमें बाहर धकेल रही है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल होती है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज एन एपेरेंट फोर्स। ये एपेरेंट होती है या इमेजिनरी होती है, इसे हम स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। इसे हम स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर भाई? अब इसके बाद क्लास 11 के 2 टॉपिक्स है, मैं ऐसे ही नाम लिखा है आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, मजा आता है पढ़ाने में। बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा जब साइक्लिस्ट अपने ट्रैक्स पे चलते हैं
कोई मोड़ आ जाता है, कर्व आ जाता है, वो अपने बॉडी को भी बेंड कर लेते हैं। अगर वो बेंड ना करेंगे उनके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। बेंड क्यों करते हैं? अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो पूरा चक्कर लगा सके, ताकि वो गोल गोल घूम सके, कर्व क्रॉस कर सके। और बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होती है? आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई जब भी हम रोड्स पे चलते हैं, कहीं पे अगर कर्व आता है, कहीं पे अगर कर्व आता है तो हमेशा रोड जो है वो हल्की सी उठी हुई होती है। कैसे उठी हुई होती है? देखो ऐसे, अगर कोई कर्व आया तो रोड इस वे में उठी होती है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये कर्व आया तो रोड ये एक एंगल आ जाता है, जिस एंगल से ये रोड जो है वो उठी हुई होगी, चढ़ाई की ओर आ जाएगी। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ये हालांकि आपका टॉपिक नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होगी? रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड अबव द इनर एज। ऐसे रोड इस वे में थी बट इस वे में बनाई जाती है, सो दैट एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाए, एक्सीडेंट ना हो पाए। और अगर ये चीज नहीं करेंगे पहाड़ी इलाकों में तो सोचो कितने एक्सीडेंट होंगे फिर। तो गाइस ये सब चीजें आज के कॉन्सेप्ट से आई होप आपको काफी मजा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बेसिक से क्लियर कर सकूं आप सभी को, कीपिंग इन माइंड आर्ट्स बैकग्राउंड से काफी स्टूडेंट्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड से काफी स्टूडेंट्स है। तो गाइस आप में से जो कोई भी नए स्टूडेंट्स है, नए सब्सक्राइबर्स है, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, डू फॉलो अवर फेसबुक ऑफिशियल पेज ऑफ विंग्स उड़ान, and you can also join the Facebook group of Wings Udan. I will give you the description in the description box below. इसी के साथ गाइज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। विद इन 1.5 मंथ्स, नियर अराउंड 1.5 महीने के अंदर हमारी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे गाइज, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स ए लॉट।